अरे ओ कलमुही, मेरे बेटे को तो खा गई, अब मेरे भतीजे को खाने का इरादा है क्या, जो उसे यूं दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो वो। तभी वहाँ सुभा आ गई जो इनके पड़ोस में रहती है। क्या हुआ सुशीला बहन? क्या? मैं तो वो। दीदे फाड़ फाड़ कर हमारे भतीजे को देख रही थी ये नासपीटी। सुशीला घर के आंगन में बैठी हुई थी और वहाँ से चीख रही थी। क्या इसको भी नज़र लगाएगी जैसे हमारे शिवम को खा गई। सुशीला देवी जी महक को बस दिन भर ताने देने का काम करती थी। सुशीला देवी की नज़र महक पर फिर से पड़ी, जो घर की छत पर मिर्ची और पापड़ सुखा रही थी। महक से थोड़ी दूरी पर आर्यन खड़ा था, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके कानों में अपनी बुआ के कहे कड़वे शब्द पड़ रहे थे, जो वो महक से कह रही थी। आर्यन अपनी जगह खड़ा रहा, पर गले की नसें फूल गई। अपनी सास के ताने सुनकर महक के आंसू भी सूख चुके थे। अब तो हाथों की रची गहरी लाल मेहंदी भी अभी उतरी भी नहीं थी कि विधाता ने महक के हाथों में पहनी हुई सुहाग की लाल चूड़ियों को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों अपने हनीमून से लौटकर आ रहे थे। रास्ते में दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें शिवम की मौत हो गई। सुशीला शेखर जी के 2 बेटे थे, शिवम छोटा था। शिवम की मौत की वजह महक को ठहराया था सुशीला जी ने। सुशीला जी ने शिवम के दाह संस्कार के बाद महक को जितना भला बुरा बोल सकती थी उतना बोला। महक के माँ बाप नहीं थे, पर भैया भाभी थे, जिन्होंने महक की तरफ पीठ कर ली। महक को रंगीन कपड़े पहनने की मनाही हो गई। बिंदी, पायल, चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, साज श्रृंगार करने की मनाही हो गई। उसे सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए कहा गया। उसके लंबे घने काले बाल, जो उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे, उन पर कैंची चलाने की बात चली तो शेखर जी ने किसी तरह से अनर्थ होने से रोक दिया। महक को हिदायतें दी गई कि उसे क्या खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है। महक को फर्श पर बिस्तर लगाकर सोने के लिए कहा गया। बिस्तर के नाम पर एक चटाई और चादर दी गई। घर वालों के लिए 56 भोग बनाने वाली महक सिर्फ एक वक्त खाना खाती थी, वो भी सात्विक उबले आलू। चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों ना पड़ रही हो, महक को नीचे ही सोने की हिदायत दी गई थी। किसी पराये मर्द के सामने जाने की मनाही थी। महक सिर्फ सफ़ेद रंग की साड़ी पहन सकती थी, उसके अलावा दूसरे रंग पहनने की मनाही थी। घर से बाहर निकलना पाप था महक के लिए। मायके तभी जा सकती थी जब उसके घर में कोई बीमार या मर गया हो। सिर पर पल्लू रख कर रहना, साड़ी से पूरी तरह खुद को ढक कर रखने की हिदायत दी थी। अरे अब क्या छत पर ही जम गई है, शाम हो रही है, रात का खाना बनाने तुम्हारी अम्मा आएगी। ऊपर से शिवम के पापा का काम से लौटकर आने का समय हो गया है, खाना कौन बनाएगा? अम्मा, बस हम जा ही रहे थे। महक ने जल्दी से मिर्ची और पापड़ को वहीं छत पर ढक कर रख दिया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे रसोई घर में घुस गई। ऊपर छत पर आर्यन सीढ़ियों से जल्दी से उतरती हुई महक को देख रहा था। गोरे रंग पर सफ़ेद साड़ी बहुत फीकी सी लग रही थी, ना कोई साज श्रृंगार, फिर भी अजंता की मूरत लग रही थी। घनी पलकें आंखों की नमी को बहुत सहेजता से छुपा रही थी अपनी आंखों तले। हल्की नीली आंखें जो बेहद आकर्षक लग रही थी, पर उन आंखों में उदासी भरी हुई थी। उम्र भी बस 20-21 साल थी और इस छोटी सी उम्र में विधवा हो गई महक 24 घंटे अपने सिर को पल्लू से ढक कर चलती थी, जिसकी वजह से उसकी लंबी बालों की चोटी दिखाई नहीं देती थी। तभी सुशीला के पास पड़ोस में रहने वाली सुभा की बेटी रजनी आ गई, जिसकी नज़र घर की छत पर खड़े आर्यन के गठीले कसावदार बदन पर चली गई। सांवले सा रंग, भूरी आंखें, सिर पर काले बाल जो हवा से उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। ऊंचा लंबा कद का मालिक की कोई भी लड़की आर्यन को देखकर उस पर फ्लैट हो जाती। आर्यन छत से नीचे उतरकर आ गया और वहां से उन तीनों को बिना देखे घर से बाहर निकल गया। रजनी बस आर्यन की पर्सनैलिटी देखकर आंखें फाड़कर घर से बाहर जाते हुए देख रही थी। सुभा और सुशीला रजनी को देखकर मुस्कुरा दी।
है ना हमारा भतीजा बिल्कुल हीरो की तरह। ये बात सुशीला ने सुभा को देखकर कही। रजनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया। शुभा, सुशीला, हम अपनी रजनी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, पर लगता है अब हमारी खोज तुम्हारे घर आकर ख़त्म हो गई है। सुशीला, शुभा, हमें भी तुम्हारी रजनी अपने आर्यन के लिए भाग गई है। हम अपने भैया भाभी से बात करेंगे इस बारे में। शुभा, तुम ऐसा करो, कल ही बात कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। हमारी इकलौती बेटी है रजनी, तुम्हारे भाई का घर भर देंगे हम। तुम चिंता मत करो, आर्यन अभी कुछ दिन यहाँ है। कल उसका इंटरव्यू है बनारस की बहुत बड़ी कंपनी में। अगर नौकरी लग गई तो हमारे आर्यन की महीने की 1-1.5 लाख तनख्वाह होगी। नौकरी मिल जाने के बाद रजनी का तो मुंह खुला रह गया आर्यन की सैलरी सुनकर। वो दिन में ही सपने देखने लगी कि नौकर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और वो महारानियों की तरह उनके ऊपर हुक्म चला रही हैं। अच्छा सुशीला, अब हम चलते हैं, तुम अपने भैया भाभी से बात कर लेना। रजनी की तंद्रा भंग हुई अपनी माँ की आवाज़ सुनकर। तुम चिंता मत करो, हम शिवम के बाबूजी से फ़ोन करवाएंगे अपने भैया के पास। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। आर्यन अपने बेड पर लेटा हुआ था और छत को देख रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था आर्यन। अगली सुबह रसोई घर में महक नाश्ता बना रही थी। गैस पर एक तरफ दूध गर्म हो रहा था भगोने में। अचानक से महक की कोहनी लग गई उबल रहे दूध के भगोने से, और दूध का भरा भगोना महक के हाथ पर गिर गया। महक दर्द से बुरी तरह तड़प उठी। अरे करमजली, हमारे भाग ही फूट गए थे उस दिन, जिस दिन हम तुमको अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। सुशीला जी रसोई घर में आई तो दूध के भगोने को फर्श पर देखा तो गुस्से से लाल पीली होने लगी और महक को मारने लगी। तभी शोर सुनकर आर्यन और शेखर जी रसोई घर में आए। सुशीला जी महक को मार रही थी। महक का हाथ लाल पड़ गया था गर्म दूध गिरने की वजह से। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी आर्यन ने सुशीला जी का हाथ पकड़ लिया और महक की कलाई पकड़कर रसोई घर से बाहर ले आया। सुशीला जी आर्यन को आंखें फाड़ कर देखने लगी और शेखर जी बिना भाव के रसोई घर से बाहर निकल आए। आर्यन ने महक की कलाई रसोई घर से बाहर निकलकर आंगन में आकर तब छोड़ दी जब आर्यन को आभास हुआ कि उसने महक की कलाई पकड़कर महक की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि सुशीला जी दोनों को जिस तरह से देख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि सुशीला जी आर्यन से ज़्यादा महक से नाराज़ थी। सुशीला जी के नथुने गुस्से से फूल रहे थे। महक को आंगन में खड़ी करके आर्यन जैसे ही उसे आंगन में लगे पानी के नल के पास जाने का हाथ से इशारा करता है, तभी गुस्से से तमतमाती हुई सुशीला जी महक के पास आई और महक को उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और महक के चेहरे पर 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत थप्पड़ जड़ दिए। महक पहले से ही दर्द झेल रही थी और अब सुशीला जी का इस तरह से थप्पड़ मारना महक बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश होकर आंगन में गिर गई। बुआ, आर्यन तेज आवाज में सुशीला जी से बोला। बुआ, ये कोई पत्थर की नहीं बनी हुई है जो इन पर इतना जुल्म ढा रही हैं आप। थोड़ा सा तो रहम कीजिए इन पर। क्यों इन्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मार रही हैं? एक बार में ही क्यों नहीं मार देती इन्हें आप? रोज़ रोज़ की इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। आर्यन का महक की तरफ से बात करना सुशीला जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, हम ही बुरे हैं तुम सबकी नज़रों में, और ये महारानी सबकी नज़रों में दया की पात्र है। हमने हमारा जवान बेटा खोया है और सिर्फ इस मनहूस की वजह से। सुशीला जी अपनी छाती पीट पीट कर दहाड़े मार कर रोने लगी। बुआ, अगर आपने अपना बेटा खोया है तो इन्होंने अपने पति को खोया है। इनका दर्द भी आपके जितना है। आपको तो इन्हें अपने आंचल में छुपा लेना चाहिए था। जब भरी जवानी में इन्होंने अपने पति को खो दिया, पर आप तो इन्हें जीते जी मार रही हैं, हर रोज़ अपने तानों से। आर्यन की बातें
सुशीला जी की सोच को किसी और दिशा में ले जा रही थी। तुम किस लिए इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो लल्ला, जरा हमको भी बताओ, आखिर ये चक्कर क्या है। सुशीला जी गुस्से में क्या कह रही थी उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा था। कहीं इसने तुम्हें अपने प्रेम जाल में तो नहीं फंसा लिया है। सुशीला जी आर्यन को देखकर इस बात पर मोहर लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो वो कह रही है वो सच है। आर्यन और शेखर जी हैरानी से सुशीला को देख रहे थे। फूफा जी, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, कहकर वहाँ से बिना खाए पिए चला गया। सुशीला जी को जिस तरह से देखा और उसके हाथ की मुठियाँ जिस तरह से बंद थी, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि आर्यन किस हद तक अपने गुस्से को पी रहा था। शेखर जी महक के पास गए उसे उठाने के लिए, तो सुशीला जी गुस्से से चीखी, खबरदार शिवम के पापा, अगर आपने इसे यहाँ से उठाया तो हमारा मरी का मुंह देखेंगे आप। पर सुशीला, बहू को इस वक्त इलाज की ज़रूरत है। गर्मी का महीना चल रहा है, क्या चिलचिलाती धूप में रहेगी यहाँ बाहर आंगन में, हमें कुछ नहीं पता। पर अगर आप इसे यहाँ से उठाकर अंदर ले गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। सुशीला जी गुस्से से कांप रही थी। सुशीला, तुम्हारा ये बेमतलब का हठ एक दिन इस बच्ची की जान ले लेगा। शायद उस दिन तुम समझोगी जान की कीमत क्या होती है। शेखर जी बेबस से होकर अपनी पत्नी की जिद को देख रहे थे। उन्होंने सुशीला के मना करने के बावजूद महक को अपनी बेटी समझकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में जाकर चटाई पर सुला दिया। सुशीला जी जोर जोर से रोने लगी। हाय रे, इस लड़की ने हमसे हमारे पति और भतीजे को भी छीन लिया है। अब हम किसके सहारे जिएंगे। सुशीला अपने कमरे में जाकर जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगी। आस पड़ोस वाले सभी लोग कान लगाकर सुशीला जी के रोने की आवाज़ सुनने लगे। उधर आर्यन इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था। उससे सवाल जवाब कर रहे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, पर इंटरव्यू देते हुए उसका ध्यान महक की हालत पर चला जाता। मिस्टर आर्यन, आर यू ओके, इंटरव्यू लेने वाले एक मेंबर ने कहा। आर्यन तुरंत हरकत में आ गया और उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, आई एम टोटली फाइन। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सभी मेंबर्स आर्यन के विचार और सवालों के जवाब सुनकर बहुत प्रभावित हुए। मिस्टर आर्यन, ये जॉब आपको दी जाती है। आपकी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो हमें इस पोस्ट के लिए चाहिए थी। आज से आप इस टेक्सटाइल कंपनी के CEO की पोस्ट पर होंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लगन और मेहनत से इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाया। मैं पूरी लगन और मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। आप बाहर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए और कल से अपनी कुर्सी संभालिए। नौकरी मिलने से आर्यन के चेहरे की रौनक और बढ़ गई, पर महक की हालत याद आते ही उसके माथे की नसें तन गई। महक अभी भी बेहोश थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।